रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। नमस्कार, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम कानूनी सलाह। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से महिलाओं की स्थिति में निरंतर कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहे हैं। कमोबेश जो भी परिवर्तन हुए हैं वो बहुत सार्थक या संतोषजनक प्रतीत नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि हम उनके कानूनी प्रावधानों के बारे में विशेष रूप से उन महिलाओं को बताएं जिसकी इनको ज़रूरत है। अभी समाज की जो स्थिति है उसमें कई स्तर पर महिलाओं को देखा जा सकता है और समस्याएं भी अलग अलग तरह की हैं। उन समस्याओं को अगर हम देखें तो हर एक समस्या अपने आप में एक भयावह रूप में नज़र आ रहा है और किसी भी समस्या को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ज़रूरत है कि उनको दिए गए जो भी अधिकार हैं, कानूनी रूप से जो उनको अधिकार प्राप्त है, चाहे वो अपने पेरेंट्स के घर में है, माता पिता के साथ रह रही हों लड़कियाँ, उस स्थिति में हो या फिर अपने ससुराल में हो, तो ये दोनों ही पक्ष अलग अलग ज़रूर दिखते हैं, लेकिन उनका अधिकार एक सामान्य रूप से जो उनके साथ चल रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनका राइट है उसके प्रति हम उनमें जागरूकता लाएं और उनको ये जानकारी ज़रूर दी जानी चाहिए कि वो किन किन एक्टिविटी को कर सकती हैं और उनके लिए क्या कुछ सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। तो आज हम इन्हीं विषयों को आगे बढ़ाते हुए अपने साथ हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट JS अरोड़ा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत सारिका जी, आपको बहुत बधाई। बहुत सर, आप जैसा कि देख रहे होंगे अभी डे टू डे लाइफ में भी न्यूज़पेपर्स में और न्यूज़ चैनल्स में कि महिलाओं के प्रति जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, वो अपराध कई तरह के नज़र आ रहे हैं। उसको हम इस तरीके से बिल्कुल क्लियरफाई नहीं कर सकते कि एक तरह का ही है, चाहे वो आर्थिक शोषण की बात करें या सामाजिक और मानसिक प्रताड़ना जो मिल रहा है, कई तरह से मिल रहा है, या शारीरिक हो। तो इन कई सारी परिस्थितियों को अगर हम देखें तो हर स्थिति में लगता है कि महिलाओं के हम उन सारे कंडीशंस को एक बार उनके प्रति अवेयरनेस को उनको बताएं और ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है कि हम उनको किस तरीके से उनके ही अधिकार के बारे में उनको बता पाएंगे। तो सर, इन समस्याओं को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन सी सुरक्षा के? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं स्टूडियो में आऊँ और जो भी मेरी राय है, जो भी मैं सेवा कर सकता हूँ, लोगों को बता सकता हूँ, वो मैं अपनी ओर से बता सकूँ। तो सबसे पहले जो आपने कहा कि जो अधिकार हैं, लगातार ये निरंतर प्रयास हो रहा है समाज में, सरकार की ओर से भी और अन्य ऐसी कई संस्थाएं हैं जिनकी ओर से भी ये प्रयास हो रहा है किस प्रकार महिलाओं को हर प्रकार से सुरक्षित किया जाए, उनको जो भी अधिकार है उनके अधिकारों से वो वंचित न हों, इसके लिए सब किया जाए। निरंतर न्यायालय भी इसका कॉग्निजेंस ले रहा है, इस तरह के फैसले आ रहे हैं और लगातार ऐसे ऐसे एक्ट बने हैं जिनके आधार पर ये किया गया। बहुत पहले से जो हिंदू मैरिज एक्ट बना, जिसमें आपके शादी से संबंध में जो भी आपके प्रावधान थे उनके लिए किया गया। उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ और जो भी हर प्रकार के प्रिवेंशन जो है, इस प्रकार के अनेकों एक्ट बनाए गए ताकि समय समय पर आपके जो भी अधिकार हैं उनका संरक्षण हो सके और उसमें आपको उचित सहायता और मदद दी जा सके और दोषी व्यक्ति को सज़ा दी जा सके। बिल्कुल। तो ये अगर कहें अपराध की बात सर, तो ख़ास करके महिलाओं के विषय में अगर बात करें तो घरेलू हिंसा एक बहुत आम रूप से देखा जाता है कि किसी भी सामाजिक स्थिति में हम देख लें, पारिवारिक स्थिति में, तो वहाँ घरेलू हिंसा बिल्कुल नज़र आता है। तो घरेलू हिंसा को अगर डिफ़ाइन करने की बात है, कब वो माना जाएगा, किस परिस्थिति में कि वो घरेलू हिंसा है? देखिए, जो भी आप जिसको घरेलू हिंसा कहती हैं, एक आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर राइट टू लाइफ जो आपको दिया गया है जी, वैसी हालत में लाइफ एंड लिबर्टी जो आपका है, जहाँ भी उसका वायलेशन हो रहा है वो हिंसा की कैटेगरी में आ जाएगा और उसके प्रोटेक्शन के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं उसके अंतर्गत आप उचित कार्रवाई कर सकती हैं और दोषी व्यक्ति को उसके लिए उचित दंड, उचित सज़ा दी जा सकती है। तो ये घरेलू हिंसा अगर महिला के साथ हो रहा है तो इस बात की जानकारी होते ही वो कहाँ जाए, सबसे पहला स्टेप क्या ले कि वो अपनी समस्या को किस फोरम पे पहुंचाएगी? वो अलग अलग तरह के कानूनी प्रावधान भी अलग हैं, कोर्ट की बात करें तो उसकी समस्या अलग है, और अगर हम जैसे कम पढ़ी लिखी महिलाओं की बात करें
तो उनको कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहला स्टेप क्या हो सकता है? देखिए, वैसे तो हेल्पलाइन भी उसके अलग से बना हुआ है जी। महिलाओं के लिए। इसके बाद जो स्टेट कमीशन, सेंट्रल कमीशन महिलाओं के अलग से किया गया है, महिला थाना बनाया गया है। इस प्रकार के ऐसे जितने भी बनाए गए हैं, उन सब में आप जो भी समस्या आपकी होगी आप जा सकती हैं और वहाँ पर आपको उचित राय भी दी जाएगी और आवश्यकता होने पर उसमें उचित कार्रवाई करने के लिए भी उसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी या संबंधित थाने आपको भेजा जाएगा या जो भी किया जाएगा, आपको उसके लिए दिशा निर्देश आपको दिया जाएगा। सर, महिला से संबंधित अगर समस्याओं की बात करें या फिर परिवाद दायर करने की बात करें, तो परिवार न्यायालय के बारे में अक्सर सुना है। तो ये परिवार न्यायालय क्या है और इसमें किस तरह के मुकदमा दायर किए जा सकते हैं? देखिए, जो परिवार न्यायालय जो है, इसमें आपके मैट्रिमोनियल संबंधित केसेस और मेंटेनेंस संबंधित केस, बस ये 2 तरह के? इन्हीं 2 तरह के चीज़ों के लिए ये बने हैं। जहाँ भी आपका, चाहे वो आपको संबंध विच्छेद की बात हो या फिर आपको परित्याग कर दिया गया है, वैसी परिस्थिति में आपको अपने पति के प्रति जो अधिकार आप प्राप्त करना चाहती हैं उसके लिए हो, अथवा जहाँ पर आपको मेंटेनेंस की आवश्यकता है, आपका पति, आपका परिवार आपका मेंटेन नहीं कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में आप उसके लिए कार्रवाई वहाँ कर सकती हैं और न्यायालय उसको देख के उसमें उचित आदेश पारित कर सकता है। तो मुख्य रूप से जो परिवार न्यायालय, फैमिली कोर्ट की बात करें, तो वहाँ पे पारिवारिक जीवन से संबंधित जो भी होगा वो मैट्रिमोनियल से रिलेटेड होगा, मैट्रिमोनियल से रिलेटेड और मेंटेनेंस से रिलेटेड। जी, जिसमें भरण पोषण का वो डिमांड कर सकती है अपने इन लॉज से या फिर अपने हस्बैंड से, जो भी है, और वहाँ से वो न्याय मिलने के बाद वो उसकी समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो जाता है। सर, अगर इस तरीके से देखें तो महिला थाना को भी देख रहे हैं कि कई जगहों पे देखा है महिला थाना बनाए गए हैं, तो उसमें किस तरह के केसेस जाते हैं महिला थाना में? देखिए, महिला थाना जो बनाए गए हैं वो इसके लिए किया गया है कि महिलाओं के लिए जो आम थाना जो बना हुआ है उसमें जाने में बहुतेरे पाया गया है कि वो झिझक होती है उनको। महिला थाने में सिर्फ जहाँ महिलाएं ही होती हैं वहाँ जाके अपनी बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता सकती हैं और वहाँ पे सिर्फ यही नहीं कि जाने के बाद सीधे मुकदमा ही हो जाता है। अच्छा। प्रयास ये भी होता है कि अगर आपके ससुराल में आपके पति से किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो रही है, उसका निराकरण भी करने का प्रयास किया जाता है। नहीं होने पर तब उसका फिर उसको केस के रूप में दिया जाता है, चाहे वो अपने यहाँ करें या फिर संबंधित थाने भेजें, जैसा उसका आवश्यक समझेंगे वो करेंगे। तो बहुत हद तक संभव है कि थाना में, अगर महिला थाना में ये मामला जाता है, महिला कोई अगर लेकर के जाती है, तो वहाँ भी उसका निराकरण हो सकता है, वहीं से चीज़ें अपनी जगह पे जा सकती हैं और सामान्य जीवन जीने का उनका पूरा वो प्लेटफॉर्म। वो पूरी कोशिश करते हैं उन लोगों को बुला के समझाने की कि भाई ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। अगर वो समझ जाता है, हो जाता है, उसका निराकरण वहीं अगर हो जाता है तो काम वहीं पर पूरी हो जाती है, बात लड़की साथ में चली जाती है, रहती है, जैसा भी आपस में जो तय होता है वैसा करते हैं वो लोग। तो एक निर्णय वहाँ लिया जा सकता है और वहाँ से वो समस्याओं का समाधान संभव है। जरूरी नहीं है कि वो मामला कोर्ट तक चला जाएगा और काफ़ी लंबा समय लेगा। पहला प्रयास वही होता है, क्योंकि देखिए समाज में हम लोगों के जो एक वैवाहिक संबंध जो है ये एक इंस्टीट्यूशन के रूप में हम लोग के यहाँ लिया जाता है और पूरी कोशिश की जाती है कि कोई व्यक्ति जो उस इंस्टीट्यूशन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है वो न करे। बिल्कुल। अगर कर रहा है समझाया जाता है, समझाने से अगर समझ जाता है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है और उसको एक वार्निंग दे दी जाती है कि पुनः आप ऐसा ना करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो जो भी उसने ऑफेंस किया है उस ऑफेंस के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, खास करके महिला थाना, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, तो महिला थाना में अधिकतर केसेस जैसे देखे जाते हैं जो न्यूज़ के माध्यम से अभी तक देखा है, उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की समस्या सबसे ज़्यादा है। तो हमारा कुछ इस तरीके का एक प्रश्न था कि क्या कोई महिला या फिर कोई पुरुष, दोनों में से कोई भी एक अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाता है, शादी के बाद विवाहेतर संबंध बनाता है, तो ये दोनों के लिए ये कानूनी जुल्म है या फिर किसी एक के लिए है? इसके क्या प्रावधान है? नहीं, देखिए, कोई भी आदमी अगर शादी के बाद अपने पति या पत्नी के रहते हुए किसी दूसरी महिला से या किसी दूसरे पुरुष से कोई संबंध स्थापित करता है और अपने जो वैवाहिक जो उनके जो सीमा उसकी है उसका उल्लंघन करता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये दोनों ही पे एप्लीकेबल है? ये अगर कोई महिला करती है तब भी ये अपराध है? बिल्कुल।
और कोई पुरुष करता है तब भी। बिल्कुल। तो इसमें कोई निर्धारित समय सीमा है इसकी सजा की कि इस तरह की एक्टिविटी करने पे अगर वो दोषी पाया जाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जी। दोनों में से जो भी कोई दोषी पाया जाता है तो वैसी उसको सजा दी स्थिति में जाएगी। उनको सजा दी जाती है। उसके लिए उसी के लिए आईपीसी में एक जो प्रावधान जो दिया गया जी। है, उसी के तहत इसके लिए कोई बेगमी को अगर कोई केस करता है जी। देन ही इज लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन। तो इसमें कितने समय की सजा सुनाई जा सकती है? अधिकतम समय सीमा क्या हो सकता है सर बाइगेमी के केस में? देखिए, ये आपका जो उसमें प्रावधान दिया हुआ, आप आएंगी देखेंगे उसमें कि जो आईपीसी में जो दिया हुआ है 494 है वगैरह प्रावधान जो दिया हुआ है, उसमें आप आके 493 494 वगैरह में उसमें सारा कुछ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं कि सज़ा कितने की होगी, प्रॉब्लम ये होती है कि आपने ऑफेंस किया है या नहीं किया है। अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट की समस्या बिल्कुल, है कि अगर हम बिल्कुल। एस्टैब्लिश कर देते हैं बिल्कुल। तो उसमें सजा का प्रावधान है बिल्कुल, और वो बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बिल्कुल, दोनों ही। बिल्कुल। तो भारतीय समाज में सर खास करके परिवार का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परिवार एक सबसे छोटा यूनिट है जो पूरे समाज को बांध के रखता है और हम एक अलग जो जीवन स्तर है उसको साथ में लेकर के चलते हैं और पारिवारिक स्थिति पर ही निर्भर करता है कि हमारा समाज और देश कहाँ तक आगे बढ़ पाएगा। तो आज के बदलते परिवेश में खास करके युवा वर्ग की बात करें तो यूथ्स में लिविंग रिलेशनशिप की एक जो नई एक्टिविटी कह सकते हैं कि कहीं पे इसको जस्टिफाई किया जा रहा है और कहीं पे हम कहते हैं कि हमारे कल्चर से, हमारे संस्कार से बियॉन्ड एक्टिविटी है। तो ये कहाँ तक जस्टिफाइड है और क्या कानून में इसको कोई अधिकार दिया गया है क्या? देखिए, ये जो आप कह रही हैं, एक समय था जिस समय ये एक नया एक इशू शुरू हुआ था हम लोग सोसाइटी में कि वास्तव में इसको जस्टिफाइड माना जाएगा, लीगल माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीडर करते हुए ये माना है कि अगर दो व्यक्ति जी। बिना किसी कानून का उल्लंघन करते हुए अगर साथ में अपनी सहमति से रहने को तैयार हैं जी। तो ये लिव इन रिलेशनशिप के कैटेगरी में आएगा और ये कहीं भी कोई अपराध नहीं होगा। अच्छा। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज़ किया और सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ करने के बाद कहा कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ यही दो चीज़ हमेशा है, किसी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ हो और दोनों व्यक्ति एक दूसरे की अपने की सहमति से साथ में रह रहे हों। अच्छा, तो अगर कोई दो महिला या पुरुष या जो भी अभी यंग जनरेशन में हम देख रहे हैं कि शादी से ही लोग विड्रॉ करना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते हैं क्योंकि वहाँ एक कानून भी हिडन रूप से खड़ा है, तो वैसी स्थिति में ये यंग जनरेशन का सॉल्यूशन कह सकते हैं कि उनके हिसाब से, उनके नज़रिए में ये एक सॉल्यूशन है कि हम कानून के दायरे में बंध ना पाएँ और साथ में लाइफ भी लीड करें। तो ये सामाजिक समस्या के रूप में नज़र आ रहा है। हम लोग अपने अगर सामाजिक स्थिति को देखें तो ऐसी स्थिति में सर अगर ऐसे लिविंग रिलेशन की बात करें तो वो ठीक है कि वो कंसेंट से रह रहे हैं और कोई अगर आपराधिक मामला नहीं आता है सामने तो वो जस्टिफाइड है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ चुका है। बावजूद इसके अगर ऐसे कंडीशन में कोई बेबी अगर हो घर में, अगर कोई इशू होता है तो वो जो होगा बच्चा, उसको क्या कानूनी अधिकार प्राप्त होगा? देखिए, ऐसा है कि ये लिव इन रिलेशनशिप को छोड़ के बहुत पहले ही जब हम लोग के यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट बना था उसी में प्रावधान दिया हुआ है। अच्छा। कि अगर इलेजिटिमेट रिलेशनशिप अगर है जी। जो लेजिटिमेट नहीं है दो व्यक्तियों का और उससे अगर बच्चा पैदा अगर होता है वो हमेशा लेजिटिमेट होगा, वो इलेजिटिमेट नहीं कहलाएगा। अच्छा, तो ये पहले से ही प्रावधान है। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर कोई बच्चा अगर होता है जी। तो उसको वो अधिकार जो एक बच्चे का होता है वो ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलेजिटिमेट और कानूनी रूप से जो उसको अधिकार होता है वो अधिकार प्राप्त होगा उसको। अच्छा, तो इसमें बच्चे को कोई खास परेशानी नहीं होने वाली है ये नहीं, बच्चे का जो लीगल राइट है वो ही विल ऑलवेज और ही और शी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज ए लेजिटिमेट चाइल्ड। तो वहाँ ये समस्या शायद नज़र ना आए, भले ही वो सामाजिक रूप से वो उतनी कह सकते हैं उतना रिस्पेक्ट शायद वो इस रिलेशन को ना मिले या फिर उस बच्चे को हो सकता है किसी और तरीके की कोई समस्या या फिर किसी तरीके का कोई मैसेज समाज देता है तो वो एक अलग तरह की समस्या होगी। लेकिन कानूनी तौर से अगर बात करें तो उस बच्चे को कोई वही मैंने कहा कि ये जो आप कह रही हैं ये हर लोगों की अलग अलग सोच है। जो दो व्यक्ति रह रहे हैं अगर आप उनसे पूछेंगी तो वो कहेंगे मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपकी सोच ये हो सकती है, मेरी सोच कुछ और हो सकती है, उनकी सोच कुछ और हो सकती है। लेकिन हम लोग जब इसे कानून के दायरे में देखेंगे हम तो कानून का दायरा इतना ही है दैट दे आर नॉट कमिटिंग एनी ऑफेंस और जो बच्चे जो आ रहे हैं बच्चे लेजिटिमेट है और बच्चे
इस जब से लिव इन रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया उसके उसी समय से नहीं, उसके पहले से उसको जो है लेजिटिमेट चाइल्ड माना जा रहा है। ये अगर बढ़ने का मुख्य कारण हम लोग देखें तो बीच में एक जो इस्टेब्लिशमेंट है ये डिवोर्स वर्ड का कि और तलाक की बात करते हैं कि शादी अगर हुई है और उसमें से अगर बात करें वर या कन्या पक्ष की बात करें तो दोनों में से किसी एक को अगर अधिक समस्या होती है या फिर दोनों का ही साथ में एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है तो वैसे कंडीशन में वो दोनों ही चाहते हैं कि हम डिवोर्स ले लें, सेपरेशन चाहते हैं। ये सेपरेशन की समस्या क्या ये बिल्कुल सचमुच एक समस्या है और अगर है तो इससे निजात कैसे पाया सकता है? देखिए, शायद हम लोग सामाजिक समस्या के बारे में ज़्यादा, कानून के बारे में थोड़ी कम बात कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आप कि जब भी एक शादी हुई है जी। उस शादी को ख़त्म करने के लिए एक डिक्री ऑफ डिवोर्स ज़रूरी होता है। अच्छा। ठीक है, जो सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट में जो आएगा उसमें ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर कोई समझता है कि हम लोग एक दूसरे से नहीं साथ में रह पा रहे हैं, हम लोग अलग अलग रह जाएंगे, हम लोग को एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहा, वो कानूनी रूप से पति पत्नी ही कहलाएंगे। अच्छा, जब तक कि वो जब तक कि कानूनी रूप से डिवोर्स सेपरेशन नहीं हो जी, जाता। जी, बिल्कुल। तो एक ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर एक व्यक्ति चाह रहा है कि डिवोर्स हो, दूसरा व्यक्ति नहीं चाह रहा डिवोर्स हो, तो सेक्शन 13 में मुकदमा होगा। जो भी आपकी जो प्रावधान दिया गया है कि ट्रीटेड विथ क्रुएल्टी है या फिर आप 2 वर्षों से एक दूसरे को डिजर्ट किए हुए हैं, ये सब जो भी कारण दिए हुए हैं उसके आधार पर अगर आप केस मेकआउट करते हैं तो आपको डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है। लेकिन अगर दोनों पक्ष अगर सहमति से चाहें जी। कि हम डिवोर्स लें तो उसके लिए भी प्रावधान दिया हुआ है कि जहाँ पर दोनों व्यक्ति अगर 1 साल से ज़्यादा से अलग रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ रहने की स्थिति में नहीं हैं तो वैसे में दोनों व्यक्ति संयुक्त रूप से कोर्ट में दरखास्त दे सकते हैं। कोर्ट उसको देखेगा, पाएगा कि हाँ दोनों वाकई पति पत्नी हैं और तब उसके बाद 6 महीने का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। इस 6 महीने आप सोच लीजिए, ऐसा नहीं कि कोई आवेश में कोई आप फैसला ले तो अचानक से उनको ये डिक्री नहीं मिल सकती। नहीं, उसके बाद भी मैं आ रहा हूँ अभी। तो नॉर्मल कोर्स में यही है कि 6 महीने बाद फिर आपको बुलाया जाएगा और 6 महीने बाद भी अगर आपकी राय, दोनों की राय वही अगर होती है, सहमति नहीं बदली तो वहाँ पर तो फिर आपको डिवोर्स दिया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों में से 6 महीने के बीच कोई भी एक पक्ष अगर चाहे कि नहीं अब हम डिवोर्स नहीं देना चाहते, मैं उसमें गुस्से में कह रहा था या आवेश में कह रहा था और अब जो है मैं सोचता हूँ कि डिवोर्स ना दूँ, तो वो मुकदमा वहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन ये जो आप कह रही हैं 6 महीने का कूलिंग पीरियड जो है कुछ केसेस में हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार कहा है कि हम है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर, आउट ऑफ रेयर केसेस में ही इसको इस्तेमाल होना चाहिए जहाँ पर हो कि बिल्कुल ऐसी परिस्थिति कि अब दोनों के साथ रहने से या ज़रा सा भी देर होने से दोनों पक्षों का नुकसान हो रहा है, तो वैसे में कोर्ट उस पीरियड को वेव ऑफ कर सकता है, ये डिस्क्रिशन है। अच्छा, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि वो कूलिंग पीरियड जो है 6 मंथ का वो कंटिन्यू ही हो। हार्ड एंड फास्ट मैंने क्या कहा आपको कि कानून के मुताबिक 6 महीने का ही है, लेकिन ये डिस्क्रिशन कोर्ट को दिया गया, किसी एप्रोप्रिएट केस में उसको वेव ऑफ कर सकता है। ये कंडीशन पे डिपेंड कर जाएगा, परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि क्या परिस्थितियां हैं। वो परिस्थितियां अगर लगती हैं ऐसी कि हाँ इनको और बिल्कुल साथ रहने से नुकसान होगा, तो वैसी हालत में वहाँ पर हो सकता है। तो सर कई बार सुनने में आता है कि अभी शादी हुई थी और कुछ ही दिनों बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर ही दोनों का तलाक हो गया है। तो अगर हम तलाक की स्थिति की बात करें तो जैसा सुप्रीम कोर्ट का भी एक जो डायरेक्शन है कि कूलिंग पीरियड का, जैसा आपने बताया अभी, और वो कंडीशनल भी है कि वो परिस्थिति क्या होती है, तो क्या म्यूचुअल कंसेंट जैसे वर्ड भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों सहमति जो मैंने कहा, मैंने हिंदी में कह दिया कि वो विथ द डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, वो 13B सेक्शन 13B में जो है वो दोनों पार्टी ज्वाइंट पिटिशन फाइल करते हैं और उसके आधार पर ये होता है। तो मिनिमम कितने समय में, अगर म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स कोई फाइल करता है तो कम से कम कितने समय में उसको ये सेपरेशन दे दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से? वो तो मैंने बताया आपको ना कि कानून के हिसाब से 6 महीने की अवधि है उसमें, कि 6 महीने का कूलिंग पीरियड रखा गया है कि 6 महीने बाद ही जो है, जिस दिन आप ज्वाइंट पिटिशन फाइल करेंगे और वो एडमिट होगा उसके बाद से 6 महीने की अवधि रखी जाएगी। लेकिन इस बीच में अगर ऐसी परिस्थिति दोनों पक्ष दिखलाते हैं और कोर्ट को लगता है कि हाँ ये ऐसी परिस्थिति है कि इसको वेव ऑफ किया जा सकता है, तभी वो वेव ऑफ कोर्ट कर सकता है, नहीं तो 6 महीना आपको मिनिमम वेट करना ही होगा। सर कई बार देखने को ऐसा और अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं, जो आपने कहा कि शादी के 1-1.5 महीने के अंदर ही तलाक हो जाता है, ऐसा नहीं है। कानून में कम से कम 1 वर्ष के बाद आप तलाक के लिए कोर्ट में जा सकते हैं।
उसमें भी वही हमने कहा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां बहुत विषम परिस्थिति ऐसी हो कि बिल्कुल दोनों साथ रहने की हालत में नहीं है या दोनों के साथ रहने से एक दूसरे का नुकसान हो सकता है, वैसे में कोर्ट उस पीरियड को फिर वेव ऑफ कर सकता है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में कम से कम 1 साल का पीरियड शादी के बाद का होना ही चाहिए। अच्छा, मतलब 1 साल से कम की अवधि अगर हो तो वैसे कंडीशन में किसी भी हालत में डिस्क्रिशन कोर्ट का होगा। अच्छा, वो फिर वहाँ पे डिस्क्रिशन कोर्ट जी, का जी, आप जी, अप्लाई कर सकते हैं। जी, वो बिल्कुल। कोर्ट देखेगा कि हम इस केस में डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करने लायक है या नहीं है। अच्छा, कई बार देखने में ऐसा भी आया है कि अगर कोई डिवोर्स केस चल रहा है, जी कंप्लेनेंट चाहे वाइफ हो या फिर हस्बैंड हो, जी। दोनों में से कोई एक अगर दोनों ही वर्किंग है, जॉब में हैं, लेकिन वाइफ चाहती हैं कि उनको मेंटेनेंस दिया जाए, अपने हस्बैंड से वो लेना चाहती हैं, और ऐसे कंडीशन में अगर वाइफ का इनकम अपने हस्बैंड से ज़्यादा है, तो क्या ऐसे कंडीशन में वाइफ इंटाइटल है अपने हस्बैंड से वो मेंटेनेंस लेने में? देखिए, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है, अगर पति पत्नी का एक संबंध बना है जी, तो वहाँ पर जो एक हस्बैंड का स्टेटस है, उस स्टेटस के मुताबिक अपनी वाइफ को मेंटेन करे, ये उसका ऑब्लिगेशन होता है। अच्छा, अगर वो ऐसा ना करता है तो ऐसी हालत में वाइफ को अधिकार होता है कि आपके स्टेटस के मुताबिक हम मेंटेन्ड हों, ये हमको मेंटेन कीजिए। आपने कहा कि वाइफ का इनकम अगर ज़्यादा उससे है, हस्बैंड से, तो ऐसी हालत में वो होगा कि नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही कहा नहीं। सामान्य रूप से ये लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जी, लेकिन कुछ परिस्थितियां अगर ऐसी हों जहां पर इसके बावजूद हो, जैसे सपोज किया जाए, मैंने कहा आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि पति पत्नी जब साथ थे, पति को बाहर पढ़ाने के लिए वाइफ ने लोन लिया जी, और जो पैसा वो कमा रही है उसका मेजर वो पोर्शन उस लोन के पे ऑफ करने में जा जी, रहा है। जी, बिल्कुल, तो दिक्कत ये है कि जो पैसा बच रहा है उसके हाथ में, जिसको वो अपने ऊपर इस्तेमाल कर सकती, इफ़ इट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हर मेंटेनेंस, देन शी कैन मेक एन एप्लीकेशन। वो अप्लाई कर सकती है कि नहीं, हमको मेंटेनेंस मेरे हस्बैंड से दिलवाया जाए। अच्छा, इसलिए एक चीज़ हमेशा हमेशा याद रखिए कि ये कोई ऐसा स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, सामान्य रूप से बिल्कुल सही लगता है कि अगर आप अपने आप को मेंटेन करने की स्थिति में हैं, जो आपकी कमाई है जी, और आपका मेंटेनेंस जो है इस लायक है, जो आप हस्बैंड जो जितना कमा रहा है उसका जो मेंटेनेंस का जो स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के लायक आप अपने को मेंटेन कर पा रही हैं, तो ऐसी हालत में आप हस्बैंड से नहीं मांग सकती हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां अगर ऐसी हों जहाँ पर आपके ज़्यादा इनकम होने के बावजूद अगर कोई इफ़ एंड बट लगा हुआ है, तो वैसे में तो इसके बावजूद आप मांग सकते हैं। मांग सकते हैं, जैसे एक जॉब बता दें, साथ में बच्चे हैं, बच्चों का मेंटेनेंस है, आप कमा रही हैं, जी, तो ऑब्लिगेशन कुछ हस्बैंड का है, कुछ हस्बैंड, वाइफ कुछ का वाइफ का है, है। तो ये सब भी चीज़ें काउंट करती हैं। इसलिए कभी भी इसको आप एक स्ट्रेट लाइन में नहीं कर सकती, ज़्यादा इनकम इसलिए नहीं ही होगा, ऐसा नहीं। हाँ, सामान्यतः नहीं होगा। तो ये डिपेंड कर जाएगा कि फैमिली का स्टेटस क्या है। अभी अगर घर में बच्चों की बात करें तो लाइबिलिटी हमारी किसकी बिल्कुल। है और कितनी है, जी। ये इस पे डिपेंड करता है। बहुत बार ये भी देखा गया है कि अगर कोई डिवोर्स केस फाइल हो चुका है या फिर वो 498 एक्ट जो महिला के इसमें जी। बना है, तो अगर ये 2 तरह के केसेस चल रहे हैं और मेंटेनेंस केस का भी अगर इसमें एंटर करता है या फिर वो जो महिला है कंप्लेनेंट है वो साथ में मेंटेनेंस भी मांग रही हैं, तो क्या इन तीनों केस को एक साथ चलाने में डिवोर्स पे कोई फ़र्क पड़ता है? क्या ऐसा संभव है? कई बार सुनने में आता है कि अगर आपने डिमांड किया है मेंटेनेंस का भी और इधर डिवोर्स केस भी है, तो शायद किसी भी केस का फैसला जल्दी तक नहीं आएगा क्योंकि आपने 2 तरह के केस कर रखे हैं। तो इसका नहीं, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, है क्या? शायद जो आप कह रही हैं इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी, 498A जो हस्बैंड ने या ससुराल वालों ने जो क्राइम किया है उसके लिए कि उनको सज़ा क्या होगी वो उसका है। जी, अगर आप मेंटेनेंस के लिए गई हैं, जी, वो आपके लिए है कि आपका मेंटेनेंस आपको मिलना चाहिए। ये 125 CRPC में भी हो सकता है, और जो मैट्रिमोनियल केस जो आपका चल रहा है दोनों के बीच में, उसमें भी प्रावधान दिया हुआ है कि उसमें भी आप मेंटेनेंस मांग सकती हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि उसके कारण नहीं होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट जजमेंट आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि पत्नी को एक से ज़्यादा जगह से मेंटेनेंस मिल रहा है, इसलिए जब भी अगर होगा तो सबको सिंक्रोनाइज करके देखेगा कोर्ट और उसी मुताबिक मेंटेनेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको 125 में मिल गया तो फिर 24 में भी आपको मिल रहा है, फिर दूसरी जगह से मिल रहा है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में
तो सर कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी थी। कई बार हम पढ़े लिखे होने के बाद भी, या फिर वो महिला शिक्षित है या अशिक्षित है, डिपेंड करता है कि हम अपने अधिकार के प्रति कानून हमारे लिए क्या क्या प्रावधान रखा है और हम किन किन कानूनी अधिकार का उपभोग कर सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है, इसकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और आप सर हमारे साथ अपना इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके हमारे बीच उपस्थित हुए और महिलाओं की इन समस्याओं को बहुत बारीकी से सुनने के बाद उनके लिए जो भी सूटेबल आंसर हो सकते थे, जो सुझाव थे, वो आपने दिए हैं। चलते चलते इस कार्यक्रम में सर आप क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं को जो अभी सामाजिक रूप से तो बहुत एक अच्छे स्टैंडर्ड पे, अच्छे प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं, लेकिन घर में उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं? देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, ये एक ऐसी समस्या है जी। जहाँ पर दोनों को सजग होना पड़ेगा, अपने अधिकार के प्रति भी और अपने कर्तव्य के प्रति भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अधिकार की बात करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं करते हैं। जहाँ पर कर्तव्य आपको निभाना है वो भी आपको देखना होगा। और तब ऐसी परिस्थिति में अगर दोनों में से कोई पक्ष उसको भंगन कर रहा है, तब वैसे में आपको सजग होके और आपको हिम्मत करके कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर आप सहती रहेंगी तो कोई आपको मदद करने यूँ नहीं आएगा। इसलिए ऐसी परिस्थिति में मेरा इतना ही कहना है कि एक ऐसा संबंध पति पत्नी का है, इस पति पत्नी के संबंध को निभाने के लिए दोनों ओर से प्रयास होना चाहिए, पूरा प्रयास होना चाहिए। लेकिन जब सीमाओं का उल्लंघन हो जाए, उसका उल्लंघन अगर हो, तो वैसे में जो उचित कार्रवाई हो वो करनी चाहिए। बिल्कुल, आप अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का ध्यान रखें और ज़रूरत है कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार हमारी कैसी परिस्थिति है, कितनी समस्याएं हैं, उसके अनुसार जो बने प्रावधान हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर आप हमारे बीच उपस्थित हुए और समस्याओं का समाधान जो आपने सुझाव दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सारिका जी।